नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर भी, बहुत बड़ा विषय भी, क्योंकि अब कैंसर की वैक्सीन आ गई है। जी हां, एक बड़ा दावा आया है रूस से कि उन्होंने कैंसर की वैक्सीन को बनाने में सफलता प्राप्त कर ली है। तो ये एक बड़ी खबर है, इसे एक बहुत बड़ी खोज भी बताया जा रहा है। लेकिन सवाल कई तरह के उठेंगे कि क्या ये हर तरह के कैंसर पर कारगर है? क्या ये वैक्सीन अब कैंसर होने से रोक लेगी? क्या जैसे बचपन में दूसरी वैक्सीन दी जाती उसी तरह इस वैक्सीन को भी लगाने से कैंसर की रोकथाम हो जाएगी? तमाम तरह के सवाल, क्योंकि बहुत तरीके के कैंसर्स होते हैं, इसलिए क्या इसका जो प्रभाव है वो हर तरीके के कैंसर पर हो जाएगा? किस तरीके से इसे तैयार किया गया है? रूस में तो आ गई है, भारत में कब आएगी? तमाम सवाल आपके मन में होंगे, उन्हीं के जवाब आज हम आपको देंगे। पहले बता देते हैं कि रूस में हुआ क्या है और कैसे ये दावा आ रहा है रूस की तरफ से। तो रूस ने कहा है कि उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली है कैंसर की वैक्सीन बनाने में। आप जानते हैं वैक्सीन, क्योंकि ये ड्यूरिंग कोविड ये वर्ड बहुत ही कॉमन हो गया और हर कोई इसका मतलब समझता है कि वैक्सीन के मायने क्या। तो उनका कहना है कि उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली है। क्या बनाया है? कैंसर के खिलाफ mRNA वैक्सीन बनाई है। ये टर्म mRNA भी कई लोगों ने कोविड के दौरान सुना होगा। इस तरह की कई वैक्सीन आई थी। हम आगे जाके इसको और समझेंगे कि भाई mRNA वैक्सीन बनाने का मतलब क्या है। क्लिनिकल ट्रायल में रूस का दावा है कि उन्हें काफ़ी सफलता मिली है इस वैक्सीन के साथ, यानी कैंसर के रोकथाम में इसको कारगर पाया गया है। आगे वो कहते हैं कि वैक्सीन से ट्यूमर को रोकने में मदद मिली है। बहुत सारे कैंसर्स होते हैं जहां ट्यूमर फॉर्म होते हैं, अधिकतर कैंसर्स में ट्यूमर फॉर्म होते हैं, उसको रोकने में मदद मिली है, ऐसा रूस का दावा है। और रूस में ये वैक्सीन फ्री में लगाई जाएगी। वैसे अगर आपको याद हो तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साल की शुरुआत में ही कहा था कि वो एक बहुत करीब हैं कैंसर की वैक्सीन को डेवलप करने के, और अब साल के अंत होते होते वहां से ये खबर आ गई। इस खबर के लिए हमारे लिए इस खबर के क्या मायने हैं और कैंसर की रोकथाम में, जो कि एक महामारी बन ही चुका है, ये कितना बड़ा ब्रेक थ्रू है, ये आज जानने की कोशिश होगी। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं कई खास मेहमान। सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल मुंबई के मेडिकल ऑन्कोलॉजी में कंसल्टेंट डॉक्टर प्रीतम कटारिया जी, अमृता हॉस्पिटल के हिमेटोलॉजी और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर विदित कपूर, और स्टार इमेजिंग और पैथ लैब के डायरेक्टर और पब्लिक हेल्थ एनालिस्ट डॉक्टर समीर भाटिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर प्रीतम, रूस में जो ये वैक्सीन बनी है और अब वो कह रहे हैं कि कैंसर की वैक्सीन खोज ली गई है, इसके मायने क्या हैं? कैसे समझें इसको? क्या कैंसर का इलाज या कैंसर की रोकथाम अब संभव है, बस ये वैक्सीन लगाया और आप कैंसर से सुरक्षित हैं? ये बड़ा ब्रेक थ्रू मान सकते हैं हम लोग, लेकिन एक बात जरूर है कि हमें इसके लिए बहुत बड़ा डेटा चाहिए कहने के लिए कि ये कैंसर प्रिवेंशन में या कैंसर ट्रीटमेंट में इसका फायदा होने वाला है। ये बहुत अर्ली स्टेज हमें कहने के लिए कि ये वैक्सीन यूज करने के बाद में हम कैंसर रोकथाम में इसकी मदद हो पाएगी। बट इस विषय में बहुत सारा रिसर्च चालू है जहाँ पे हम कैंसर प्रिवेंशन या कैंसर ट्रीटमेंट के लिए वैक्सीन की खोज की जा रही है। डॉक्टर विदित, mRNA वैक्सीन इसे कह रहे हैं, इसके क्या मतलब है, क्या मायने हैं? डॉक्टर विदित, आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद डॉक्टर विदित तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, तो ठीक है, मैं डॉक्टर समीर भाटी के पास जाता हूं। भाटी साहब, एक वैक्सीन खोज ली गई है, कहा है कैंसर के लिए वैक्सीन है, ट्यूमर से उसको रिलेटेड बोल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे कैंसर्स होते हैं जो कि ट्यूमर फॉर्म में नहीं होते, मसलन ब्लड का कैंसर। क्या ये वैक्सीन हर तरह के कैंसर पर कारगर होगी? देखिए, पहले तो एक बार ये बताना इसमें जरूरी है कि जैसे अभी वैक्सीन के बारे में बात की जा रही है, खासतौर पे कैंसर की वैक्सीन के बारे में, तो इसके ऊपर अभी पूरी तरह से डेटा पब्लिक डोमेन के अंदर नहीं है जिसके बारे में इसकी मेडिकल क्लिनिकल इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी पता लग सके। जो भी स्टेटमेंट जितनी आ रही है उसमें ये बताया गया है कि इसके प्री क्लिनिकल ट्रायल में ये पाया गया है कि ये ट्यूमर को सप्रेस करती है और ट्यूमर की फर्दर आगे मेटास्टेसिस, उसकी अगली स्टेजेस है, उनको रोकती है। अब देखिए, इसमें दो चीजें हैं कि हम जब वैक्सीन की बात करते हैं तो वैक्सीन या तो आपकी प्रिवेंटिव होगी कि रोकथाम करेगी बीमारी की,
या फिर आपकी थेरेपेटिक होगी कि जब बीमारी है तो बीमारी के अंदर उसको रोकेगी। तो अभी उसके ऊपर वो भी क्लैरिटी आनी जरूरी है। तो इसलिए अभी सिर्फ हम इसके ऊपर अजम्पशंस कर रहे हैं कि इस तरह की वैक्सीन वहां पर रोल आउट होने वाली है। यहाँ पे देखिए ये जरूरी है समझना, अगर वो रोल आउट होती भी है रशिया के अंदर सक्सेसफुल और उसके रिजल्ट भी देखे जाते हैं, पर भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो देखिए वैक्सीन अगर यहाँ पर या कोई भी न्यू ड्रग आती है तो वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक लॉ के अंदर आती है। तो यहाँ पर अगर वो दवा मैन्युफैक्चर होगी वैक्सीन और उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो पहले उसको जो अथॉरिटी है जैसे सीडीएसओ है, डीसीजीआई है, वहां के थ्रू उसको जाना पड़ेगा, जिसके अंदर की यहाँ पर यहाँ की डेमोग्राफी के अकॉर्डिंगली यहाँ की पॉपुलेशन यहाँ के लोगों पर उसका क्लिनिकल ट्रायल होगा। और वो क्लिनिकल ट्रायल होने से पहले भी उसकी एप्लीकेशन जाएगी जिसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी अपना अप्रूवल देगी कि ये ट्रायल के लिए किस तरह का प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अप्रूवल होने के बाद ट्रायल होगा और ट्रायल होने के बाद जैसा हमने पहले कोविड के अंदर भी देख रहे थे कि फेज 1, 2, 3 इस तरह के ट्रायल में ये देखा जाएगा कि क्या वो वैक्सीन सेफ है, एफिकेशियस कितनी है। तो ये किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन अभी फिलहाल इस वैक्सीन को लेकर नहीं है। पर यस, अगर ये वैक्सीन यहाँ पर वहां पर सक्सेसफुल होती है तो ये एक ब्रेक थ्रू होगा काफी एक, क्योंकि जैसा आजकल कैंसर भी हम देख भी रहे हैं तो वहां पर उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर है, यहाँ की जो कंपनी है उसका यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू करेगी। पर फिलहाल मैं समझता हूँ अभी इसमें कुछ भी कहना उतना उचित नहीं है थोड़ा क्योंकि वो जल्दबाजी डेटा है। नहीं है। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर विदित, क्या अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। हाँ जी, तो अब एक सवाल ये आता है, ये कहा जा रहा है कि ये वैक्सीन उन मरीजों को दी जाएगी जो कैंसर के पेशेंट हैं। मतलब हम जनरली वैक्सीन को ऐसा समझते हैं कि भाई बचपन में लगा दी गई उसके बाद आपको बीमारी नहीं होगी, तो शायद ये वो चीज़ तो नहीं है। और अगर कैंसर के पेशेंट्स को ही दी जानी है तो फिर तो ये इसे वैक्सीन कहें या इसे कहें दवाई जो इलाज करेगी? नहीं, वो बात तो चलो एक बात है कि वैक्सीन हम कैंसर पेशेंट्स को देंगे, लेकिन हमें ये समझना होगा कि चाहे वो कोई भी दवा है या फिर चाहे वो वैक्सीन ही है, वो जब हम प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसके पीछे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम दवा प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न मेडिसिन या एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। कोई भी दवा है वो पहले लैब में टेस्ट करी जाती है, या चाहे वो वैक्सीन हो वो पहले लैब में टेस्ट करी जाती है, उसके बाद वो जानवरों में टेस्ट करी जाती है, और उसके बाद भी वो इंसानों में टेस्ट जब करते हैं तो उसको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हम लोग टेस्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल। उसके भी बहुत सारे फेजेस होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, और उसके बाद जाके भी बहुत सारी अथॉरिटीज हैं, जैसे यूएस एफडीए है, इंडिया में डीजीसीआई है। ये सारी जो अथॉरिटीज हैं वो किसी भी दवा और वैक्सीन को पहले अप्रूव करती हैं उसकी सेफ्टी और एफिकेसी को परखने के बाद, और उसके बाद ही एक डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है। तो जहां तक ये वैक्सीन की बात है, चाहे वो कैंसर पेशेंट्स को दी जा रही है या फिर उन पेशेंट्स को दी जा रही है जिनको कैंसर नहीं है और कैंसर के बचाव के लिए दी जा रही है, तो कोई भी ऐसी स्थिति हो उसके पीछे बहुत बड़ा एक प्रोटोकॉल होता है, बहुत बड़ा काम होता है उसके पीछे, और इसमें सालों साल लग जाते हैं, और उसी के बाद हम कोई डॉक्टर इस चीज को प्रिस्क्राइब करता है। तो इस वैक्सीन के लिए अभी तो कहना बहुत ही जल्दी होगा कि इनको कैंसर पेशेंट्स में दी जाए या उन पेशेंट्स को दी जाए जिनको कैंसर नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कोई भी प्री क्लिनिकल डेटा जिसको हम बोलते हैं, जो लैब में जो जांच होती है, ना कोई एनिमल डेटा है, ना कोई ह्यूमन स्टडीज हुई हैं, तो इसके बारे में कोई भी अभी टिप्पणी देना ठीक है। गॉट योर पॉइंट सर, क्योंकि आप तीनों लगभग एक जैसी बात कह रहे हैं। तो डॉक्टर प्रीतम, फिर ये रूस ने दावा, मतलब जो मैंने पढ़ा उसमें तो यही पढ़ा कि उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल में इसे सक्सेसफुल पाया है, और इतनी बड़ी बात अगर वो वर्ल्ड लेवल पे कह रहे हैं तो एक जो प्रोसेस आप तीनों लोग बता रहे हैं, क्या उन्होंने वो प्रोसेस फॉलो नहीं किया और पहले ही अनाउंस कर दिया, या फिर वो कर चुके हैं लेकिन डेटा अवेलेबल नहीं है? तो देखिए जैसे नहीं, हमारे पास ऐसा आप कह रहे हैं डेटा। जी, ये डॉक्टर प्रीतम से ये सवाल है, मैं आऊंगा आपके पास डॉक्टर विदित। तो देखिए ऐसा है कि जब हमें पता चला है कि ये स्टेटमेंट आया हुआ है, हमें वो ट्रायल कैसे कंडक्ट की गई, कितने पेशेंट्स पे कंडक्ट की गई, उसमें रिजल्ट्स क्या थे, कितना बेनिफिट मिला था, उसके साइड इफेक्ट्स क्या थे, इसके बारे में हमारे पास पुख्ता इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है।
और सिर्फ इस डेटा पे कहना कि ये हम अपने सारे पेशेंट्स में एप्लीकेबल करेंगे या अप्लाई करेंगे, ये थोड़ा मुश्किल है। आई थिंक कोई भी आजकल कोई भी नया डेटा आता है किसी भी ड्रग के बारे में, एक प्रॉपर ट्रायल और उसका डिजाइन के बारे में पूरी दुनिया को जानकारी दी जाती है कि इतने पेशेंट्स पे ये ट्रायल किया गया था, इतना फायदा मिला था, ये साइड इफेक्ट्स थे। इन चीजों को देखने के बाद ये इंजेक्शन या कोई टैबलेट या कोई भी ट्रीटमेंट हो, ये हमारे पेशेंट में लागू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये देखा जाता है। ये बहुत 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 प्रीमेच्योर है कहना कि ये वैक्सीन पे इतने पेशेंट्स में ट्रीटमेंट किया हुआ है, हमें कोई भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। और क्योंकि कोई भी वैक्सीन लगाने के बाद में उसकी जो साइड इफेक्ट्स है, डिसएडवांटेजेस है, उसको भी देखना उतना ही जरूरी है। और ये जब तक हमें पता नहीं चले, ये सारे पेशेंट्स में यूज करना अभी तक हमारे लिए सही साबित नहीं हुआ। तो डॉक्टर भाटी के रूस ये सब कहने बताने में हड़बड़ी कर गया, उन्होंने बहुत जल्दी ये बात तो बता दी, लेकिन बाकी के वैलिड डेटा जो जैसे आप सभी लोग कह रहे हैं कि उसको एक वर्ल्ड लेवल पे या जो भी प्रिस्क्राइब सोसाइटीज हैं या फोरम्स हैं वहां पर रखना चाहिए, उसके बिना ही अनाउंसमेंट आ गई है। हाँ नहीं, देखिए हड़बड़ाहट में तो नहीं कहा होगा, डेफिनेटली उसके पीछे कुछ बैकएंड उनके पास डेटा होगा, पर अभी उन्होंने स्टेटमेंट दी है। जैसे उनकी स्टेटमेंट को ही देखें तो स्टेटमेंट में कुछ कुछ बातें आई है। अब उसका डेटा भी, सपोर्टिव डेटा भी आगे प्रोवाइड करेंगे वो लोग, पर अभी जो स्टेटमेंट आई है उसमें कुछ कुछ चीजें बताई गई है। जैसे कि अगर आप देखिए कि उसमें कहा गया है कि ट्यूमर को सप्रेस करेगी, उसको रोकेगी फर्दर आगे स्टेजेस में। तो इसका मतलब है कि वो प्रिवेंशन पे ना करके कैंसर वाले पेशेंट पे, इसको क्या समझे, पहली बात। दूसरी बात, जैसा आपने पूछा कि ट्यूमर तो बहुत तरह के होते हैं, कि एक तरह के ट्यूमर की आप बात कर रहे हैं कि सॉलिड ट्यूमर, बट ट्यूमर तो कई तरह के होते हैं। तो एंड देन बहुत सारे कैंसर ऐसे होते हैं जिनमें ट्यूमर होगा नहीं, मसलन कई तरह के ब्लड कैंसर जहां तो कोई ट्यूमर फॉर्म होती नहीं। हाँ, तो यहाँ पर उन्होंने बात कही है कि वो एआई का इस्तेमाल करेंगे और उसमें अलग अलग ट्यूमर के लिए, मतलब ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजन, डिफरेंट ट्यूमर के लिए कस्टमाइज्ड एआई बेस्ड वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बातें कही है, पर अभी इसका सपोर्टिव डॉक्यूमेंट डेटा एक बार आएगा, उसके बाद इसके ऊपर फर्दर कमेंट कर पाएंगे। गॉट योर पॉइंट सर। विदित साहब, आज जब मैं ये सारी चीज़ें पढ़ रहा था तो एक चीज़ मैंने और पढ़ी, और वो डॉक्टर हैं बड़े, उनका नाम तो भूल गया, लेकिन उनका कोट मुझे याद रहा कि बायोलॉजिकली कैंसर की वैक्सीन बनाना संभव नहीं है। तो ये स्टेटमेंट और एक वैक्सीन के अनाउंसमेंट, देखिए वैक्सीन तो हमारे यहाँ भी है, जो सर्वाइकल कैंसर है उसके लिए तो शायद वो शुरुआत भी होने वाली है जो सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई है। तो फिर ये चीज़ें क्या हैं? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं कि सर्वाइकल कैंसर की जो वैक्सीन है वो बच्चों में दी जाती है ताकि सर्वाइकल कैंसर उनको आगे जाके ना हो। लेकिन अभी तक, हालांकि हम टेस्टिंग फेज में कुछ ऐसी वैक्सीन हैं जिनको ये दिखाया गया है कि हो सकता है कि वो बॉडी की इम्यूनिटी को इतना बूस्ट कर दें कि एग्जिस्टिंग कैंसर भी आपको हो तो वो कम हो सकता है। लेकिन ये अभी लार्ज स्केल ट्रायल पे स्टडी नहीं किया गया है, मतलब कि इसको हमने दुनिया भर में अभी वैलिडेटेड फॉर्म से हमने स्टडी नहीं किया है। और अभी कह देना कि आपको अगर कैंसर है आप ये वाली वैक्सीन ले लीजिए और आपका कैंसर चला जाएगा, ये अभी कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे का जो डेटा है वो हमारे पास नहीं है। कैसे जांच करी है, कितने लोगों में जांच करी है, क्या इसका डेटा है और कैसे ये बनी है, उसके बारे में अभी हमें कोई जानकारी नहीं है। क्या इसके साइड इफेक्ट्स है, क्या इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, कितना इफेक्टिव है, कौन से टाइप के कैंसर में इफेक्टिव है, ये सारी जानकारी अभी हमारे पास नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये तो समझ में आया कि रूस की जो भी घोषणा है, एक तो अभी एक अनाउंसमेंट ज्यादा है, उसका जो क्लिनिकल डेटा है, उसका पूरा रिसर्च और रिकॉर्ड है वो आपके सामने नहीं है। वो आएगा तो ही चीज़ें पता चलेगी कि जो रूस दावा कर रहा है वो कितना बड़ा है, और तभी इन सवालों के जवाब मिलेंगे कि वो कितने तरह के ट्यूमर, कितने तरह के कैंसर्स, प्री डिसीज़ वैक्सीन है या फिर एक बार पोस्ट डिसीज़। हालांकि उन्होंने कहा है कि पोस्ट डिसीज़ ही होगी, जहाँ कैंसर का जो विकास है एक बार होने के बाद वो रुकेगा। तमाम तरह की चीज़ें हैं, लेकिन पूरा पैनल कह रहा है कि अभी इस पर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए, इसलिए बहुत जल्दी खुश नहीं होना चाहिए। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद थोड़ी इस बात को और बताएंगे कि कैंसर देखिए बहुत बड़ी महामारी के तौर पे हमारे देश में फैल रहा है, तो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसका कोई इलाज या कोई वैक्सीन हम या तो डेवलप करें, या अगर पूरी दुनिया में कोई ब्रेक थ्रू होता है तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर अड्डा में कि वैक्सीन आ गई है कैंसर की, दावा किया रूस ने, और उसी पर गहन चर्चा ब्रेक से पहले हुई कि ये वैक्सीन आ तो गई है, लेकिन अभी इसके बारे में उतने पुख्ता प्रमाण, उतना पूरा डेटा, उतना रिसर्च को शेयर नहीं किया गया, इसलिए इसके बारे में कुछ भी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन रूस का दावा है कि ये कैंसर की रोकथाम में एक बड़ा ब्रेक थ्रू है और ये ट्यूमर वाले कैंसर्स को रोकेगी। बहुत कुछ बातें इसके बारे में कही गई, लेकिन अगर मैं इंडिया का कैंसर सिनेरियो देखूं डॉक्टर प्रीतम, तो लगातार मरीज बढ़ रहे हैं। अनुमान के मुताबिक 2025 में 15 लाख से ज़्यादा कैंसर पेशेंट्स हमारे पास होंगे। और एक और इसमें जो डेटा है जो 2020 में भी वो बता रहा है और 25 में भी लगभग वैसी इंडिकेशन है, महिलाओं को ज़्यादा कैंसर हो रहा है। इसका कोई खास रीज़न पुरुषों के मुकाबले? आप देखिए तो फीमेल्स में या महिलाओं में सबसे कॉमन जो कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर है, और इसका जो प्रमाण है वो अधिक से अधिक बढ़ता जा रहा है। इसका मेन कारण है पोल्यूशन, लाइफस्टाइल चेंजेस जो फीमेल्स में आ रहे हैं, जिसके कारण ये कॉमनली डायग्नोस्ड प्रॉब्लम है। एंड ब्रेस्ट कैंसर ये अभी दुनिया का सबसे नंबर 1 कैंसर हो चुका है। तो इसके कारण ये कैंसर महिलाओं में अधिकतर दिखता जा रहा है और दिन ब दिन इसका प्रमाण बढ़ते जा रहा है। और इसके जो आंकड़े हैं वो सच में घबराने वाले हैं और चिंतित करने वाले हैं कि जिससे से ये बढ़ते जा रहा है। इसके लिए नया नया ट्रीटमेंट अभी आ रहा है, लेकिन इसके प्रिवेंशन के लिए सच में कोई काम करना बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर विदित, अब कैंसर जिस तरीके से स्प्रेड हो रहा है, अब तो आप लोग इसे लाइफस्टाइल डिजीज ही कहने लगे, लेकिन क्या कोई खास रीजन, कोई खास कारण, क्यों इतना ज्यादा? देखिए, खास कारण, कई कारण होते हैं। एक तो हमारा जो लाइफस्टाइल होता है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो हमने वेस्टर्न कंट्री से अडॉप्ट किया है, जो जहां पर बॉडी को हम ज्यादा हिलाते नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, खाना हमारा खराब हो गया है, स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल यूज, ये सारे बहुत ज्यादा तादाद में यूज हो रहे हैं और इनके कारण जो है वो कैंसर का रेट जो है वो बढ़ रहा है। दूसरा बात जो आजकल हम देख रहे हैं, पोल्यूशन लेवल इतना बढ़ गया है कि वो स्मोकिंग, एक आम इंसान जो स्मोकिंग नहीं भी कर रहा है उसके भी लंग्स में पोल्यूशन जाके वो लंग कैंसर का कारण बन रहा है। तो एक तो लाइफस्टाइल है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल, ये सारी चीजें हैं जो कैंसर के रेट्स को बढ़ा रही हैं। जी, तो डॉक्टर भाटी, जिस तरीके से कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं और इलाज तो देखिए अभी वो बहुत टिपिकल टाइप का ही एक इलाज है हमारे पास, जहां कीमोथेरेपी, और मतलब वो इलाज बहुत लंबा भी है, दर्दनाक भी है, खर्चीला भी है। क्या आने वाले वक्त में हम इलाज के लेवल पे कोई ब्रेक थ्रू देखेंगे? हाँ, देखिए, इलाज के लेवल पे तो अभी जिस तरह की कुछ रिसर्च चल रही है, कुछ चीजें आ रही है, पर सबसे ज्यादा मैं यहाँ पर जो कारण समझता हूँ वो ये समझता हूँ कि जैसे कि कैंसर जो सबसे ज्यादा है भारत के अंदर, उनके लिए स्क्रीनेबल टूल्स अवेलेबल है जिनको कि स्क्रीन करके हम आराम से रोक सकते हैं। पर अगर मैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज की भी बात करूं, वहां पर भी लोग स्टेज 3 और स्टेज 4 पर आ रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर, सर्विकल कैंसर जैसे महिलाओं में सबसे ज्यादा है भारत के अंदर, इनके लिए स्क्रीनेबल टूल है जिनके जरिए हम आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं प्री कैंसरस स्टेज पे भी, कि जब आपका कैंसर डेवलप हो रहा है या स्टेज 1 के अंदर। जैसे मेमोग्राफी जो कि यूज ही नहीं होती है जब तक, जो भी मेमोग्राफी कराने आते हैं स्टेज 3 या स्टेज 4 के ऊपर, जो कि साधारण सा एक टेस्ट है। दूसरा, सर्विकल कैंसर के लिए जैसे कि वैक्सीन भी उपलब्ध है, अभी इस बार के बजट के अंदर भी फ्री में उसका प्रावधान रखा गया है, और उसके अलावा उसके लिए भी टेस्टिंग उपलब्ध है जो कि बहुत आसान सा टेस्ट है, पेप्समियर टेस्ट, जो सबसे कम होते हैं टेस्ट। और ऐसे ही पुरुषों के अंदर जैसे प्रोस्टेट कैंसर सबसे ज्यादा है, जिसके लिए साधारण से स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल है कि भाई 45 साल की उम्र के बाद एक PSA टेस्ट हो गया, ये अल्ट्रासाउंड, जिनसे हम बहुत आसानी से टाइम रहते हुए डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ओरल कैंसर, क्योंकि टोबैको सेवन सबसे ज्यादा होता है, जो कि ओरल स्क्रीनिंग के जरिए हम पता कर सकते हैं। तो ऐसे स्क्रीनेबल टूल हो रहे हैं, पर स्क्रीनेबल टूल्स का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो ये सबसे बड़ा मैं समझ रहा हूँ एक कारण है। तो भारत के लिए तो बहुत ही चिंता वाली बात है जिस तरह से कैंसर्स के मामले बढ़ रहे हैं, जो प्रेडिक्शन है, और क्या रोकथाम, क्या इलाज, वैक्सीन या हम कह लें उसका प्रिवेंशन जो अभी बता रहे थे, स्क्रीनिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और लाइफस्टाइल, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि कोई अलग से नहीं आ रहा है कैंसर, लेकिन जो हमारी लाइफस्टाइल है उसका बहुत बड़ा रीज़न है। तो खैर,
वैक्सीन से बातचीत शुरू की थी, आई है, और जानकारी का इंतजार रहेगा। बड़ा ब्रेक थ्रू, अगर वो सच में रशिया ने जो दावा किया है सही है तो एक बड़ी कामयाबी कह सकते हैं। फिर वो रशिया में इस्तेमाल हो, बाकी दुनिया में वो पहुंचे। और भी वैक्सीन्स पर काम चल रहा है कैंसर की, लेकिन शायद जो बेसिक्स हैं वो अभी भी वही हैं कि आप अपने आप को अगर फिट रखें, स्वस्थ रखें, तो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों के साथ साथ आप कैंसर से भी खुद का बचाव कर सकते हैं। ये अंडरलाइन करने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों ही मेहमानों का ये सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। नमस्कार।